दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और प्राइम टाइम में आपके साथ मौजूद हूं देश की कुछ विशेष खबरों के साथ। और आज के प्राइम टाइम में बात करेंगे 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो रोड मैप तैयार किया है, क्या उस रोड मैप से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता की चौखट पर मजबूत दस्तक देगी। और इसके साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी इस विजन के साथ अपनी तैयारी कर चुकी है, कमर कस चुकी है चुनाव के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपसे बातचीत करूंगा महागठबंधन को लेकर कि महागठबंधन की तैयारी कैसी है। हालांकि आजकल सुशासन बाबू कुछ मौन हैं, कुछ खामोश हैं और इनकी चुप्पी का कारण भी बताऊंगा आपको कि रीज़न क्या है। और इसके साथ साथ बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां पर कि आजकल औरंगजेब ने बवाल मचा रखा है। और बात उसकी भी होगी कि पहलवानों का जो धरना खत्म हुआ था, उस आंदोलन में आखिर अब क्या चल रहा है और अब अगली तैयारी क्या है। क्या ब्रजभूषण की मुश्किलें कम हुई हैं या पहलवानों का जो आंदोलन था वो कुछ थम गया है। साथ साथ बात करेंगे कि इस प्रदर्शन का कोई हल या समाधान निकलता भी है या नहीं, क्योंकि आश्वासन तो कई मिले हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं एशियन गेम्स की। तो शुरू करते हैं सबसे पहले देश की राजनीतिक खबरों से, जो मैंने आपको बताया कि तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे मामले में कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस को ऊर्जा देने वाला जो परिवार है यानी कि गांधी परिवार, जब भारत के अंदर इस समय 42-43 के टेम्परेचर है, 42 के टेम्परेचर पर पारा गरमा रहा है, तो ऐसे में गांधी परिवार के सदस्य विदेशों के अंदर सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए गए हुए हैं। और इस सब के बीच जो भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इस गर्मी को और तेज करने का अपना अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या गृह मंत्री अमित शाह, चाहे भाजपा के बड़े या छोटे नेता हों, और इन सब के साथ साथ भाजपा के पोस्टर बॉय कहें या भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के लिए काम निर्धारित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए 4000 टिफिन मीटिंग करने जा रही है। भाजपा हर लोकसभा चुनाव में एक ऐसा मंत्र लेकर जरूर आती है जिसके जरिए वो कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे ला सके। और पार्टी ने इस बार तय किया है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 4000 से ज़्यादा टिफिन मीटिंग की जाएंगी और 51 बड़ी रैलियां कर जनता को साधने की कोशिश होगी। जो पार्टी की योजना है उसके हिसाब से इन सब कार्यक्रमों में 15 लाख से ज़्यादा नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की तैयारी है। और इसकी शुरुआत हो रही है 10 जून से, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ में जाएंगे और वहां के मशहूर गुरुद्वारा यानी कि नांदेड़ साहब में जाकर गुरु साहब के आगे मत्था टेकेंगे और उसके बाद एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसी दिन यानी कि 10 तारीख को ही यानी कि शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरुपति में भगवान बालाजी के दर्शन करेंगे और बालाजी के दर्शन करने के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद शुरू होने वाला पार्टी का कार्यक्रम लगातार आगे जारी रहेगा। जेपी नड्डा देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम करने से पहले वहां का जो मशहूर देव स्थान होगा, तीर्थ स्थान होगा, यानी कि किसी मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पार्टी ने, भाजपा ने ये भी तय किया है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी अपने इन कार्यक्रमों के दौरान यानी कि जो रैलियाँ होंगी उसके बाद उस क्षेत्र में रहने वाले देश के प्रमुख लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। और जो 10 तारीख का जो कार्यक्रम है जेपी नड्डा जी का, उस दौरान वे पूर्व सेना अध्यक्ष दलवीर सुहाग से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। याद करिए आप, दलवीर सुहाग जी का नाम आते ही आपको याद आ रहा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उरी हमले के बाद, उस समय दलवीर सुहाग ही सेना अध्यक्ष थे। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के किले को भेदने के लिए अपने सहयोगियों की संख्या में भी इजाफा करने की तैयारी की है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि किसी दौर में एनडीए के पुराने साथी रहे अकाली दल बादल के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रेम पींगें दोबारा बढ़ रही हैं, क्योंकि पार्टी जानती है कि गठबंधन को मजबूत किए बिना कहीं 24 की दस्तक कमज़ोर ना रह जाए। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी और कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर के साथ साथ भी अपनी बातचीत शुरू की है। दरअसल पार्टी के नेताओं को लगता है कि जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी और अकाली दल के बाहर जाने के बाद पार्टी की छवि को कहीं नुकसान पहुंचा है।
यानी कि जो एनडीए हुआ करता था पुराना, जिसके अंदर जो बहुत सारे दल थे, जो दल अलग हुए, उनके जाने के बाद पार्टी की जो छवि थी वो कहीं अलग हुई है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने कई मौजूदा सहयोगियों को खुश करने के लिए सरकार में फिर से फेरबदल करने जा रही है और उसमें फेरबदल करके एक नई उम्मीद जगा सकती है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि 23 जून को बिहार में विपक्षी अपनी एकता की ताकत दिखाने के लिए एकजुट जो हो रहे थे, इससे पहले मई में आपको ध्यान होगा 2018 में भी एकता दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या इस बार 23 जून को सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार विपक्ष को इकट्ठा कर पाएंगे? क्या इस दिन 2024 के लिए कोई नई बिसात बिछ जाएगी या फिर वो जमावड़ा उठ के ऐसे ही चला जाएगा? हालांकि 23 जून को ये तय होगा, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार खुद अपने घर में कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि पहले खबरें ये आई थी कि 12 जून को जो बैठक होनी थी वो बैठक इसलिए टाली गई क्योंकि उस बैठक में कांग्रेस से कोई नेता शामिल नहीं हो रहा था। और अब जानकारी ये है कि जब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर आधिकारिक तौर पर बता गए थे, लेकिन इसी बीच जब लालू प्रसाद यादव को पता लगा कि नीतीश जी को झटका लगा है क्योंकि सहयोगी हैं और फजीहत हो रही है, तो उन्होंने अपनी एंट्री मारी और सोनिया गांधी जी को फुनवा घुमा दिया और सोनिया गांधी जी से बात हुई, बैठक की नई तारीख तय हो गई और एजेंडा तय हो गया। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से यानी कि जो बैठक होनी है पटना के अंदर विपक्षी दलों के नेताओं का जो जमावड़ा लगेगा, उसमें कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी पटना जा सकते हैं। ऐसा आश्वासन सोनिया गांधी ने लालू यादव जी को दिया था। हालांकि नीतीश बाबू अभी भी शांत हैं, इस समय मौन धारण किए हुए हैं। और अब देखना यह है कि यह सब देखकर कहीं मन में सवाल तो नहीं उठ रहे नीतीश बाबू के, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जो सरकार चल रही है, नीतीश बाबू ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया है। तो क्या आरजेडी में हड़बड़ी मची हुई है? और क्या आरजेडी अब ये चाह रही है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ये चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी नीतीश राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाएं और बिहार को छोड़ दें, ताकि बिहार में तेजस्वी बाबू का एक छत्र राज चल सके, आरजेडी की सरकार बन सके? और आरजेडी का इन सारे सवालों का जवाब महागठबंधन की होने वाली 23 तारीख की बैठक में शायद मिल जाए। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, एनडीए को मजबूत करने की तैयारी कर रही है, एनडीए का विस्तार करने की तैयारी कर रही है, तो महागठबंधन भी 2024 की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच देश की जो आर्थिक राजधानी है यानी कि मुंबई, वहाँ धर्म की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की फोटो को लेकर हुए तनाव के बाद भले ही अब कोल्हापुर शांत हो गया हो, जनजीवन पटरी पर लौट रहा हो, लेकिन इन सब के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तीर छोड़ रही हैं और इस गर्मी में, इस मौसम के अंदर राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले यानी कि एनसीपी के बड़े नेता, एनसीपी चीफ शरद पवार बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बयानबाजी के इस दौर में सबसे बड़ा सियासी बयान भाजपा के नीलेश राणे ने दिया था। नीलेश राणे ने शरद पवार को औरंगजेब की दूसरी औलाद कहकर क्या पुकारा कि एनसीपी के नेता अब इस समय आग बबूला हैं। पार्टी के मुखिया के लिए कही गई इस आपत्तिजनक टिप्पणी को पार्टी के नेता यानी कि एनसीपी का कोई भी नेता हल्के में लेने को तैयार नहीं है। एनसीपी के नेताओं ने शुक्रवार को इस सारे मसले को लेकर मुंबई में प्रदर्शन किया और इससे पहले घटना पर बयान जारी करते हुए राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, आपको ध्यान होगा वो बयान भी, कि आखिर इतनी सारी औरंगजेब की औलादें कहाँ से आ गई और इसकी जांच की जा रही है। जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इसकी जांच की जा रही है, किसकी जांच? कि औरंगजेब की औलादें कहाँ से आ गई। और उन्होंने ये कहा था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बयान के बाद पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद, यानी कि एक बयान पवार साहब के खिलाफ जिसमें कि उनको औरंगजेब की औलाद कहा गया, तो दूसरा जो फडणवीस का बयान था, उनके बयान के बाद ओवैसी साहब भी सियासी हमला कर रहे हैं। ओवैसी फडणवीस से पूछते हैं कि अगर औरंगजेब की औलादें इतनी बढ़ गई हैं और वो इतने एक्सपर्ट हैं कि पता लगा लेते हैं कि कौन किसकी औलाद है, तो ये भी बता दें कि आखिर गोडसे और आप्टे की औलादें कितनी हैं और कहाँ हैं और कौन है। कुल मिलाकर सियासी पारा बहुत गर्म है और इस गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र की गर्मी को ये जो बयानबाजी हैं बहुत गर्म कर रही हैं।
दोस्तों, इस सारी जो कुश्ती चल रही है राजनीतिक, इस कुश्ती के बीच में एक कुश्ती का अखाड़ा जो वास्तविक अखाड़ा रहा है, जिसके अंदर पहलवान दंगल किया करते हैं। समझ रहे होंगे बात कर रहा हूँ बृजभूषण शरण सिंह के और रेसलर्स की। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान जो खिलाड़ियों का आंदोलन था, हालांकि अभी कुछ थमा हुआ है और उन्होंने अपना प्रदर्शन, आपको पता होगा कि जो खेल मंत्री के साथ बैठक हुई थी उसमें 15 जून तक प्रदर्शन पूरी तरह टाल दिया गया था, क्योंकि सरकार और उनके बीच में बातचीत हो चुकी थी। और अब इसी बीच पटियाला हाउस कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह पर झूठे आरोप लगाने और नफरत के वाले भाषण देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पहलवानों की कोई भी हेट स्पीच नहीं थी। आपको ध्यान होगा कि बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों ने एक पटिशन डाली थी जिसमें कहा था कि पहलवान नफरत वाले बात कर रहे हैं, पहलवान गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने खुद एक हलफनामा दायर किया और उसमें कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, और दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता। और इसके गवाही में जो शिकायतकर्ता ने वीडियो क्लिप दिया था कि उसमें पहलवान कोई भी नारा लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहलवानों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी दर्ज कर लिया था और अब शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की टीम उनके पैतृक घर गोंडा गई। और हैरत की बात यह है कि जिन पहलवान खिलाड़ियों ने इंसाफ के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, अपनी खिलाड़ी होने की पहचान और देश को एक बार फिर सम्मान दिलवाने के लिए वो पहलवान फिर तैयार हैं, वो रेसलर फिर तैयार हैं भारत माता को एक बार सम्मान दिलवाने के लिए। हालांकि उनका आंदोलन तो जारी है और उन्हें इंसाफ का भी इंतजार है, लेकिन इसी बीच 2 दिन पहले जब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक चली थी 6 घंटे तक, तो बैठक में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में होने वाले एशियन गेम्स की तैयारियों के लिए वक्त मांगा गया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार के एक नेता यानी कि एक जो सांसद के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चलाने वाले पहलवान एक बार फिर खेल के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। यह शुभ संकेत है। यह शुभ संकेत है कि पहलवान एक बार फिर मैदान में उतरकर अपने देश को सम्मान दिलवाना चाहते हैं। चलिए, पहलवानों को इस बात से राहत तो मिल गई, लेकिन उन्हें और पूरे देश को इंतजार है इंसाफ का, जिसके लिए रेसलर्स ने आंदोलन की एक लंबी कुश्ती लड़ी। लेकिन भाई, ये लोकतंत्र है। नमस्कार, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ मुद्दों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।